Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is neonatal apnea. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज एपनिया. एपनिया क्या होता है? तो सडन सीजेशन ऑफ यानी कि सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग मोर देन 20 सेकेंड्स इज कॉल्ड एपनिया. ओके. अब देखते हैं कि व्हाट इज नियोनेटल एपनिया. नियोनेटल एपनिया क्या होता है? तो यहाँ से पढ़ते हैं. ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ द रिस्पायरेशन विदाउट साइनोसिस एंड ब्रेडिकार्डिया इज कॉमन in 30 to 40% pre-terms. ओके. टर्म पेरियोडिक ब्रीदिंग. देखिए क्या होता है कि जो ट्रांजिएंट सीजेशन जो होता है ब्रीदिंग का विदाउट किसके, बिना साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया मीन्स जो हार्ट बीट होता है वो स्लो हो जाता है, मीन्स डिक्रीज कर जाता है. ओके. तो अगर बिना साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया के अगर किसी न्यूनेट्स में, न्यू बॉर्न बेबी में अगर सीजेशन होता है, ट्रांजिएंट सीजेशन होता है रिस्पायरेशन का, ओके, तो वो क्या कहलाता है? वो ये नॉर्मल कंडीशन होता है, कॉमन होता है बच्चों में 30 to 40%. वो भी किसमें? प्री टर्म यानी कि प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं ना, उनमें कॉमन होता है. ओके. इसे बोलते हैं टर्म पीरियोडिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ओके. इट इज ए नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न. देखिए ये क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंस. ये बिना किसी पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंस के भी ये ब्रीदिंग होता है. बच्चों में न्यूनेट्स जो होते हैं उनमें नॉर्मली सीजेशन हो जाता है कुछ समय के लिए. ओके. लेकिन दिया हुआ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, विदाउट साइनोसिस यानी कि वो बच्चा साइनोसिस के कंडीशन में नहीं जाएगा. उसका बॉडी ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, लिप्स, नेल, बॉडी ब्लू कलर के नहीं दिखेंगे, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा. और तब अगर सीजेशन होता है बच्चों में कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, तो वो क्या है? नॉर्मल है. ठीक है. अब देखिए यहाँ देखते हैं. एपनिया इज डिफाइंड एज सडन सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स विथ साइनोसिस एंड ब्रेडिकार्डिया. अब यहाँ देखिए एपनिया डिजीज पैथोलॉजिकल कंडीशन में कब जाता है? जब सडन सीजेशन हो ब्रीदिंग का फॉर मोर देन 20 सेकेंड. अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा किसी न्यूनेट्स में, किसी बच्चे में अगर ब्रीदिंग सीजेशन हो जाए, स्टॉपेज हो जाए, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो जाए विथ साइनोसिस एंड ब्रेडिकार्डिया, और उसके साथ साथ कैसा सिम्टम उसे देखें, कैसा सिम्टम दिखेगा? साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया का भी सिम्टम्स आएंगे, यानी कि बॉडीज, नेल्स उसके ब्लू कलर के दिखेंगे. ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन में चला जाएगा, हार्ट रेट उसका स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. विथ मे लीड टू द सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया. अब देखिए जब साइनोसिस के कंडीशन में जाता है बेबी, या फिर सडन सीजेशन होता है मोर देन 20 सेकेंड्स से ज़्यादा अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, तो वो बच्चा बेबी कहाँ चला जाएगा? हाइपोक्सिया के कंडीशन में चला जाएगा. सीधी सी बात है, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो बेबी कहाँ चला जाएगा? हाइपोक्सिया कंडीशन में. एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज. अगर ब्रेन को, अब देखिए हाइपोक्सिया कंडीशन में चला गया यानी कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है. अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी का, तो उसका क्या? न्यूरोलॉजिकल डैमेज स्टार्ट हो जाएंगे. अब देखते हैं व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ द न्यूनेटल एपनिया. न्यूनेटल एपनिया की इटियोलॉजी क्या क्या है? रिकरेंट एपनिया इंडिकेट्स द गेस्टेशनल इमेच्योरिटी. अब देखिए जेस्टेशनल बोलिए या फिर गेस्टेशनल बोलिए. ओके. रिकरेंट एपनिया किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? अगर किसी बच्चे में रिकरेंट बार बार एपनिया की कंडीशन में जा रहा है, बार बार ब्रीदिंग सीज हो जा रहा है, ब्रीदिंग का स्टॉपेज हो जा रहा है, तो वो किस चीज़ का इंडिकेट करता है कि ये बच्चा क्या है? प्री मैच्योर बेबी है. प्री मैच्योर क्या कि अगर बेबी का जन्म 9 मंथ पे होना चाहिए, तो वो 6, 7, 8 मंथ में अगर जन्म हो गया है, बर्थ हो गया है बेबी का, तो वो किस कंडीशन में जाएगा? एपनिया के कंडीशन में जाएगा. एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी. ओके. इसे बोलेंगे प्री मैच्योरिटी. और सीरियस अंडरलाइंग डिजीज, या फिर कोई उसको सीरियस अंडरलाइंग डिजीज है. टेबल नंबर अभी हम लोग उस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं. अब देखिए एपनिया थ्रू नॉट नेसेसरली रिकरेंट ईच कॉमन इवेंट इन टर्म बेबीज ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अब देखिए क्या होता है? एपनिया थ्रू नॉट नेसेसरली रिकरेंट. अब कोई जरूरी नहीं कि एपनिया रिकरेंट हो. ओके. इट इज कॉमन इवेंट. ये कॉमन इवेंट भी होता है इन टर्म ऑफ द बेबीज ड्यू टू द एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शंस. बच्चों के जो एयरवेज हो सकते हैं, एयरवे होते हैं ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से भी एपनिया के कंडीशन में चला जाता है. यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में भी एपनिया के कंडीशन में बेबी जा सकता है, न्यूबॉर्न बेबी. अब किस किस कंडीशन में? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क एस्पिरेशन. अगर मिल्क का एस्पिरेशन हो गया है, उस कंडीशन में वो जा सकता है एपनिया कंडीशन में. यानी कि बच्चा अगर मिल्क पी रहा है, मिल्क ले रहा है, वो ईयर पाइप में चला गया, ट्रैकिया में चला गया,
तो एपनिया की कंडीशन में चला जाएगा। और रिफ्लेक्स रिएक्शन, अगर रिफ्लेक्स रिएक्शन हो गया पेनफुल स्टिमुलस टू पेनफुल स्टिमुलस। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी पेनफुल स्टिमुलस के वजह से जो ट्रेकिया होते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्सेस का रिफ्लेक्स रिएक्शन प्रॉपर रिफ्लेक्शंस नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ट्रेकिया थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको डायलेट ना होके कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ओके, तो रिफ्लेक्स रिएक्शन टू द पेनफुल स्टिमुलस। ओके, जो कि एग्जांपल पर सक्शन करते हैं। जैसे कि अगर बेबी आता है, बेबी को सक्शन करना पड़ता है, अगर मुंह में उसके बलगम भरा हुआ है, बलगम यानी कि कफ दूध को वोमिट आउट कर दिया तो उसको सक्शन करते हैं, जिसके वजह से रिफ्लेक्स रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके वजह से भी वो एपनिया की कंडीशन में बेबी जा सकता है। ओके, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या होता है न्यूनेटल एपनिया का? रिकरेंट एपनिया इंडिकेट्स इमेच्योरिटी ऑफ अ मेडुलरी सेंटर। देखिए, अगर किसी बेबी को रिकरेंट बार बार एपनिया होता है तो हम ये समझेंगे कि उसका जो मेडुलरी सेंटर होता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग को रिस्पायरेशन को कंट्रोल करके रखता है, ब्रेन में जो मेडुलरी पार्ट होता है उसका क्या है प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है टू सस्टेन द एडिक्वेट रिस्पायरेटरी ड्राइव, जिसके वजह से वो प्रॉपर नॉर्मल रिस्पायरेटरी ड्राइव नहीं कर पाता है। ओके, ड्यू टू द पुअर एफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस, या फिर देखिए पुअर एफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से भी हो सकता है। एफरेंट और इफरेंट होता है, ठीक है, जो कि नर्व स्टिमुलस को इम्पल्सेस को लंग्स के पास लेकर आएगा, उसमें अगर कोई भी पुअरिटी आ गई जिसके वजह से प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं हो पाता है, जिससे बच्चा बेबी कहाँ चला जाता है एपनिया कंडीशन में। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनसफिशियंटी, या फिर अगर उस बच्चे में न्यूरो ट्रांसमीटर की इनसफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो वो क्या कहाँ चला जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है नहीं तो लंग्स के पास नर्व इम्पल्स आएंगे नहीं, तो लंग्स अपना रिलैक्स कंट्रैक्ट यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर नहीं पाएगा, जिससे बेबी एपनिया के कंडीशन में जा सकता है। ये जनरली किस में होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर इनसफिशियंट होता है इन प्री टर्म्स बेबी, प्री टर्म्स यानी कि प्री मेच्योर बेबी में, 8वें मंथ में बेबी का जन्म हो गया है, 7th मंथ में हो गया, उन बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, अब देखते हैं डायग्नोसिस। अगर आपके पास नियोनेटल एपनिया है तो उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? रिकरेंट एपनिया एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम प्री टर्म। अब देखिए रिकरेंट एपनिया एक्सेप्ट क्यों लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम प्री टर्म। देखिए क्योंकि प्री टर्म बेबी है तो उसमें एपनिया होना ही होना है, ठीक है, ये नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, एपनिया होगा ही होगा। नीडेड एक्सक्लूजन ऑफ द सीरियस अंडरलाइन कॉजेज एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए डायग्नोसिस में इसका क्या क्या हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपनिया के लिए, जैसे कि हाइपरथर्मिया। ओके, हाइपरथर्मिया मीन्स होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो उस कंडीशन में बेबी कहाँ चला जाएगा, एपनिया की कंडीशन में चला जाएगा। ओके, नाउ देख लेते हैं। ओके, तो यही था हमारा एपनिया का। ओके, अब मैनेजमेंट देखते हैं एपनिया का। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होता है एपनिया का अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिकेट्स कॉजेज सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ऑफ द एपनिया इंक्लूड। देखिए एपनिया में मेनली टू टाइप्स के मैनेजमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द अटैक। दो, पहला हो गया अटैक के टाइम, अगर एपनिया का अटैक आ चुका है, उसे ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, तो हमें क्या करना है, तो हम करेंगे एयरवे सक्शन। पहले कि हम लोग एयरवे को सक्शन करेंगे, ए बी से हम लोग पढ़े थे ना, एयरवे ए बी, एयरवे ब्रीदिंग और सी फिर कार्डियक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। पहले एयरवे सक्शन करेंगे, एयरवे सक्शन करने से क्या होगा ना कि पैसेज जो है उसको पहले क्लियर करेंगे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है पैसेज में। सेकेंड वन जेंटल फिजिकल स्टिमुलस देंगे, उसको फिजिकल स्टिमुलस देंगे। थर्ड वन इज 100% ऑक्सीजन टू करेक्ट सेरिब्रल हाइपोक्सिया। अब देखो उसको 100% ऑक्सीजन पे अगर आप उस बेबी को रखे हो, ऑक्सीजन सप्लाई दिए हो, ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिए हो, तो उसको 100% ऑक्सीजन दो। हाई फ्लो जो होता है मशीन ना ऑक्सीजन देने वाला, उसमें सेट होता है 70, 50, 60, 80, 90, 18, 19, 100% ऐसे, तो 100% ऑक्सीजन देंगे, जिसकी वजह से सेरिब्रल हाइपोक्सिया ना हो, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। अगर नहीं मिलेगा तो अगर सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा तो बेबी कोमा में चला जा सकता है। ओके, एंड सेकेंड वन है प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर अटैक। और फर्दर अटैक से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एवॉइडेंस ऑफ द हाइपर या हाइपोथर्मिया। हम बच्चे को अवॉइड करेंगे किससे, हाइपर या फिर हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर लो ना हो और ज़्यादा हाई भी ना हो,
उससे अवॉइड करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस 40% ऑक्सीजन सप्लीमेंट, और बच्चे को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस 40% ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ओके। कम से कम 40% ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, मीन्स ये ऑक्सीजन सपोर्ट है, बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ड्रग थेरेपी, फिर उसके बाद मेडिसिन देंगे, और मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नेसेसरी, और अगर नेसेसरी है तो हम उन्हें उस बेबी को वेंटिलेशन पे भी रखेंगे, ओके। तो दिस वन यही हमारा था क्या, न्यूनेटल एपनिया, बस यही छोटा सा टॉपिक है, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।